Hello, friends, and welcome to the next episode of Stories Unlocked with Kashika Gulati. मुस्कुराकर, दर्द भूलकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी. हर पग को रोशन करने वाली, वो शक्ति है एक नारी, वो शक्ति है एक नारी. Wishing you all a very happy International Women's Day. And today we have with us a very, very special woman. She's a para athlete, she's a social activist, and she's a businesswoman. We are glad to have Miss Neerja Goyal, International Para Badminton Champion, to share her story with us today on Stories Unlocked with Kashika Gulati. Hello Neerja ji, thank you so much. आप हमारे चैनल में आई आज. नमस्ते मैम. नीरजा जी, आपने हाल ही में नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है. पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सो मच. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका ये पैरा एथलीट बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? जैसे जो बैडमिंटन की जर्नी जो 2017 आपके अगस्त में स्टार्ट हुआ था, और वो मेरे को मालूम है कि एक छोटा सा कैंप हुआ था हमारे यहाँ ऋषिकेश में, जिसमें कि मेरे फ्रेंड थे वरुण जैन, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था एक छोटा कैंप, जिसमें ये बताया गया था कि पैरा बच्चे कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मेरे को बैडमिंटन खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से ही, लेकिन पोलियो होने की वजह से और जब मेरी बॉडी में जो अपर प्रॉब्लम आई थी उस वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि मैं भी खेल सकती हूँ. लेकिन उस कैंप के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ. तो जब मैं कैंप से वापस आई तो ठीक 1.5-2 घंटे बाद जस्ट मैंने तुरंत रैकेट मंगाया और सेटल मंगाई. और मतलब जैसे हमारे सर ने बताया था कैंप में कि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि वॉल पे प्रैक्टिस करके, मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी. मैंने नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं किया, तुरंत कंटिन्यू उसी दिन आके मतलब उसी दिन स्टार्ट की. और वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा, मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था कि मैं धीरे धीरे मतलब मेरे को जो मेरी मंजिल थी वो मिल रही थी. तो मैं वॉल पे ऐसे ही 10-15 दिन प्रैक्टिस करती रही कंटिन्यू. तो मेरे जो साथ में और भी कैंप में जो आए थे, जो हैंडीकैप भाई बहन थे, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार ये बहुत बोरिंग है कि ये वॉल पे प्रैक्टिस करना, कोई होता है नहीं, इसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लग रहा है, उन्होंने बताया ऐसे खेलना तो वैसे ही करना है, कुछ टाइम बाद देखेंगे. तो मेरे को पता चला कि स्टेट गेम होने वाले हैं. मैं काफ़ी खुश थी जब मुझे पता चला कि स्टेट पे मुझे पार्टिसिपेट करने का एक लाइफ में मुझे फर्स्ट बार मौका मिलेगा. कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं स्टेट प्रेजेंट कर पाऊंगी. तो मैं वहाँ गई और मतलब लेकिन वहाँ पे मेरा मेडल नहीं आया स्टेट पे. तो मैं निराश नहीं हुई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ और मतलब और बेस्ट करना है. सबके गले में उस दिन मेडल थे, लेकिन मैं सबसे मिलके बहुत खुश थी कि मेरे को बैडमिंटन के बारे में पता है और मैंने सबके साथ पार्टिसिपेट किया. ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. फिर ऐसे ही मैं घर में आई उस दिन, जब मेरा मेडल नहीं आया तो थोड़ा अंदर कहीं ना कहीं वैसे तो होता है कि हमें और बेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है मैंने एक मन में ठान ली. तो घर में आके मैंने जो 10 रुपए दे के, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेरे साथ मना कर देते थे कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे. पड़ोस के नेबर्स, मेरी सिस्टर मेरे साथ खेलती थी, लेकिन फिर थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहती थी, तो छोटे बच्चे सब मना करते थे. तो मैंने 10-15-20 रुपए देके बच्चों को कहा कि चलो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, किसी को टॉफी, किसी का आइसक्रीम. तो वो बच्चे मेरे साथ तैयार हो जाते थे और मैं उनके साथ मतलब कंटिन्यू मतलब प्रैक्टिस करती थी. और उसी बीच में मुझे पता चला कि नेशनल अब नेशनल होने वाला है, क्योंकि आपने स्टेट में पार्टिसिपेट किया था, आपको नेशनल के लिए भी हमने आगे नाम रिकमेंड कर दिया. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे यहाँ वाला पार्टिसिपेट अब नेशनल लेवल पे होगा, लेकिन उसके लिए मुझे और मेहनत करनी थी कि मेरे को ठीक से जो मैं वो कर सकूं परफॉर्मेंस. तो मैंने यहाँ पे कई कॉलेजेस, स्कूल, बच्चों से मतलब और लोगों से बात की कि कोई मेरे को ऐसे कोच मिल जाए, कोई बैडमिंटन कोर्ट मिल जाए जहाँ पे मैं प्रॉपर वे में मतलब प्रैक्टिस कर सकूं.
तो यही रहा, और मैं सारे कॉलेजेस स्कूल में गई, सब ने मेरे को मना कर दिया कि यहाँ पे इस तरह का कोई बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, और कुछ जगह में हमें खेलने नहीं देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे आगे आई। फिर उसी बीच में मेरे फ्रेंड्स वही वरुण जैन जी, मैंने उनसे इस बात के लिए कहा कि मुझे काफ़ी निराशा हो रही है कि मेरे को खेलना है और मेरे को कोई कोच नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे एक सर का नाम बताया, राजेश भट्ट जी। मैं उनके पास मिली आरपीएस में, हमारे यहाँ ऋषि पब्लिक स्कूल है, उसके वो हैं प्रिंसिपल सर। उनसे बात करने के बाद मैंने बोला कि सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कोई बैडमिंटन कोर्ट के बारे में जानकारी दीजिए। तब उन्होंने मुझे जितेंद्र विष्ट सर हैं जो मेरे कोच हैं, और उनके पास मुझे भेजा और कहा कि ये आपको जरूर मेरे कहने से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मैं सर से मिलने पहुंची वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि सर ने कहा कि बेटा मेरे पास तो सारे नॉर्मल बच्चे हैं जो इनको मैं सिखाता हूँ, और आपके बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, मतलब कि जो पैरा की ट्रेनिंग होती है, और मैं बच्चों का यहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ, और आपको इनके साथ ही खेलना पड़ेगा, और इनके साथ आपको जो अगर आप कंफर्ट होगे। तो मैंने कहा वो चिंता मत करिए, जैसे भी है मैं खेलूंगी। मैंने मन में ठान ली है कि आप मुझे बस प्रैक्टिस के लिए हाँ कर दीजिए। तो बोले बस देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो जितने आइडियाज मेरे पास होंगे मैं आपके साथ शेयर करा करूंगा और आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने ओके करा। तो मैं मतलब जैसे वहाँ पे 5 से 8 क्लास होती थी, तो सर ने मुझे 1-1.5 घंटे के लिए कहा था कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं 4:30 बजे जाती थी, और वहाँ से आप समझ लीजिए 8 बजे 7:30 बजे मैं आती थी। मतलब मैं कंटिन्यू 3-4 घंटे प्रैक्टिस करती थी, कि मुझे पता था नेशनल आने वाले हैं। ठीक मेरे हाथ में 15 दिन रह गए थे, और सर मुझे डांटते भी थे बीच बीच में, आप घर जाओ, आपका चेहरा, आपका फेस रेड हो रहा है, आप बहुत टायर्ड लग रहे हो, आपको मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं सर, बस 10 मिनट करके वो कहते थे तुम्हारे 1.5-2 घंटे पूरे हो जाते हैं, और मैं मानती नहीं थी। लेकिन वही मेरा था कि आप देखिए, मैंने 15 दिन वो प्रैक्टिस कंटिन्यू की, और मैं जब नेशनल लेवल पे गई तो मेरा वहाँ पे ब्राउन आ गया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था लाइफ का, कि मैंने प्रैक्टिस की, और 15 दिन में फिर उसके बाद मैंने 3 नेशनल खेले, जिसमें कि आपका ये तो मेरा 2018 मार्च की जर्नी थी जो फर्स्ट थी। उससे पहले मैंने एक बार सिटिंग वॉलीबॉल भी खेला था नेशनल लेवल पे जयपुर में। अच्छा। उसमें भी मैं बेस्ट ब्राउन। हाँ जी, वो भी मेरा फर्स्ट था गेम में। लेकिन बैडमिंटन मेरा अहम था, क्योंकि मतलब मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए। तो मेरे को फिर ऐसा ही रहा कि मैंने उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब की जो मैंने खेला है ये मेरा थर्ड था बैडमिंटन। और इसके बाद इन तीनों पे मैं मेडलिस्ट हूँ, और सिंगल डबल उनमें सब में मेरे मेडल आए हुए हैं, और स्टेट लेवल पे भी मेरे मेडल आए हुए हैं। इसी तरह मैंने आपके एक बार पुलिस लाइन थी देहरादून, पुलिस लाइन में आपके ऑल इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें कि पूरी 20,000 संख्या थी नॉर्मल लोगों की, मैराथन की 10 किलोमीटर। और मैंने उसमें भी पुलिस लाइन में पार्टिसिपेट किया, 10 किलोमीटर मैंने व्हीलचेयर चलाई, जिसमें कि मतलब मेरे को खुद डीजीआई जो पुलिस हमारे यहाँ के उत्तराखंड पुलिस के मेन है, उन्होंने हमारे को सम्मानित किया। उस दिन भी उन्होंने मुझसे यही बात कही थी जब मैं मैराथन करने गई, कि ये नॉर्मल लोगों के इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप हैंडीकैप हैं, आप कैसे करेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, वो लोग 1 घंटे में करेंगे, मैं 2-2.5 घंटे में करूंगी, लेकिन मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे परमिशन दीजिए। तब तो इस तरीके से मैंने 3-4 मैराथन की, जैसे गंगा सफाई अभियान को लेके, और जो हमारे जैसे लेडीज होती हैं उनके ऊपर कोई लोग अत्याचार करते हैं उसको लेके एक मैराथन ऋषिकेश में ऑर्गेनाइज हुई थी। इस तरीके से मैंने 3-4 मैराथन करना, नेशनल लेवल पे मेडल लाना। बैडमिंटन तो मेरा मेन एम है ही, कि मैंने लाइफ में इसमें, और मैंने फिर थाईलैंड भी, अभी कोरोना से पहले हमारे गेम हुए थे थाईलैंड, मैंने इंडिया का प्रेजेंट किया था बैडमिंटन में। तो ये मेरी मतलब एक तरह से गेम के लिए तो मेरी जर्नी यही थी। नीरज जी, आपकी फैमिली से आपको कैसा सपोर्ट रहा हमेशा? मेरे फादर तो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, 11 साल की उम्र में थे।
तो सारी मतलब घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी, मदर की तबीयत खराब चलती थी। तो मदर ने मेरे से बस एक ही क्वेश्चन किया था कि बेटा आप शॉप सँभाल सकते हो या नहीं? तो मेरे को पोलियो था उस टाइम पे। तो अब अगर आप थोड़ा सुनना चाहो तो मैं बता सकती हूँ आपको कि बिल्कुल मेरी बिल्कुल। कैसी रही। हाँ, तो मैं जब 11 साल की थी तो मेरे को जब पोलियो हुआ, मतलब पोलियो तो मुझे 9 मंथ में ही हो गया था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो 11 साल बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। और मेरी मदर उस समय शॉप सँभालने की कंडीशन पे नहीं थी, फादर एक्सपायर हुए तो हमारा बिज़नेस काफ़ी डाउन हो चुका था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा आप ये बिज़नेस मैं एक छोटी-सी शॉप डालना चाहती हूँ बर्तन की, लेकिन मुझे उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मम्मी जी आप स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ। और मेरे सारे भाई-बहन छोटे-छोटे थे। तो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पोलियो था एक पैर में, लेकिन मैं पूरे घर का काम करती थी। सुबेरे 6 बजे उठ के, मतलब कोई ऐसा काम नहीं होता, बर्तन झाड़ू-पोछे से लेके हर काम, उसी कंडीशन पे। और हमारी कंडीशन काफ़ी डाउन हो चुकी थी, जबकि हम काफ़ी हाई फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन मेरे फादर ड्रिंक बहुत ओवर करते थे। इस वज़ह से वो एक्सपायर हुए थे और सारी चीज़ें हमारी फ़ॉल हो चुकी थी। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारी, 2-4 महीने 2-1 साल बिज़नेस ऐसे ही अप डाउन चलता रहा। मेरी मदर बोलते थे, "बेटा काम नहीं चल रहा है, कैसे होगा?" तो मैं कहती थी, "मम्मी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ज़रूर, आप लोग हिम्मत रखो।" तो ऐसे करते-कराते हमारा 2-3 साल में बिज़नेस स्टेबल हो गया और हम लोग थोड़े-थोड़े बड़े हुए सब भाई-बहन। मैं ही सबसे घर में बड़ी थी, तो हमारा बिज़नेस काफ़ी ठीक-ठाक हो गया और हम लोग भी नॉर्मल लाइफ़ जैसे लोग जीते हैं, वैसे जीने लगे। खर्चा वगैरह घर में किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने वो वक़्त इस 2 साल में देखा था कि एक टाइम का घर में अगर आप कहेंगे ब्रेड लाने के भी पैसे नहीं होते थे। आटा ₹2 केजी आटा था, उस समय आटा लाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जब हमने धीरे-धीरे मैनेज की, सब ठीक होने लगा। लेकिन लाइफ़ को कुछ ऐसा मंज़ूर था कि मेरे को 15-16 साल की उम्र में दोबारा से मैं घर में काम कर रही थी। स्लिप करने से मेरी बैक की नस में कोई प्रॉब्लम आई और वो नस दब गई और डॉक्टर भी उसे पकड़ नहीं पाए और मैं बेड पे आ गई फुल 2 साल के लिए। और मेरा वो बहुत पेन वाला वक़्त था, बहुत पेनफुल वक़्त था कि जब मेरे काफ़ी सपने थे, सब चीज़ें थी और मैं उस समय काफ़ी रो रही थी कि मैं अब क्या कर सकती हूँ और मेरे को मैं व्हीलचेयर तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी और बस यही सोच रही थी कि मेरे को बस किसी तरह या तो मैं मर जाऊँ। अब जीने की इच्छा नहीं है क्योंकि मेरी मदर मेरी कंघी करना मेरे को 15 दिन में नहला रहे हैं, खुद ही उठा के मैं नहीं नहा पा रही हूँ और मुझे डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। मेरी बॉडी पे अगर टच कर दें तो मैं रोती थी बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मैं अब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब मेरे को मैं एक दिन बैठी थी ऐसी कोई इंस्पायर स्टोरी जैसे आप मेरी देख रहे हैं, ऐसे मेरे पास एक पेपर आया। मैंने एक कहानी देखी बच्चे की, मेरे को अच्छा लगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने कहा मेरे छोटे भाई-बहन हैं, अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने इन्हें स्टेबल किया था, आज फिर ये वापस सँभल ना पाए शायद। तो मैंने मन में ठान ली और चेयर तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने एक लकड़ी की चेयर थी घर में जिसमें व्हील लगवा के शॉप सँभालनी वापस स्टार्ट की। और इतना मेरी बॉडी में पेन रहता था, लेकिन मुझे अपने भाई-बहनों से इतना अटैच था कि मैं उसी पेन में जाके शॉप में बैठती थी। कि मुझे मेरी मदर से मेरी मदर को मैं देख नहीं सकती थी, वो बहुत रोते थे, प्रॉब्लम में रहते थे। और मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है, मैं जाके वहाँ बैठना, दुकान सँभालना। तो मैंने जाके देखा मेरे सारा सामान खत्म हो चुका है, हमारा जितना हमने जोड़ा था, सब चीज़ें बहुत डाउन हो चुकी थी शॉप की कंडीशन। और मेरी जब ये सब जर्नी बीमारी वाली जो चल रही थी, उसके 6 मंथ बाद जब मेरी प्रॉब्लम आई थी, मेरे भैया को भी फिट्स आने लगे थे। उनको भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कहते हैं जब लाइफ में एक साथ आती है। घर की ये कंडीशन थी कि मेरे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, भैया के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। तो हम लोग हर चीज़ें मैनेज कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि निर्जा वापस सँभाल लो अपनी शॉप। अब अगर तुम टूट गए तो सब टूट जाएँगे। और मैंने वही करा। मैंने वापस उसी कंडीशन पे गई, दुकान सँभाली, उसी पेन में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी मुझे। लेकिन धीरे-धीरे करके मैं आपके 5-7 साल वो दुकान जब अच्छे से मैनेज की, तो दुकान बिल्कुल सही चलने लगी, सब सामान वापस होने लगा और मैंने थोड़ा-थोड़ा उसमें बीच में अपने मेडिसिन इलाज भी कंटिन्यू कर रही थी कि पेन वगैरह रुके। तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई थी, लेकिन मैं कभी लाइफ टाइम खड़ी नहीं हो पाई बस। चेयर मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए हो गई थी और मैं सोच नहीं पा रही थी, लेकिन
क्या करूं कि चेयर ही यूज करनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा। जैसे उस एक बच्चे ने आपको मोटिवेट कर दिया कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है। आई होप आप भी बहुत लोगों के लिए वो रोल मॉडल बने कि लोग आपकी कहानी सुन के आज बोले कि जब नीरजा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा अगर कुछ हो तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जो आज आप लोगों के साथ बातचीत हुई है मेरी सफल हो गई। अगर कोई भी मेरे से मोटिवेट लेता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर, आई इंस्पायर एम होने। श्योर। नीरजा जी, आपके रोल मॉडल कौन है जो आपको ये सब करते रहने के लिए इंस्पायर करता है? रोल मॉडल मेरी छोटी सिस्टर नूपुर गोयल, और मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वरुण जैन जी, उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब इस चीज़ के लिए हेल्प के अकॉर्डिंग तो मेरी सिस्टर है, और जो मतलब मैं देख के समाज में आना करना वो सीखी हूँ, बातचीत करना, वो मेरे को वरुण जी ने सिखाया, और पूरी हेल्प मेरी सिस्टर की रहती है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग आपके साथ यूं जुड़ते हैं, आपकी सहायता करते हैं कि आप जितना कर पा रही हैं आप उससे और ज्यादा करती रहे, आगे भी लोगों की ऐसे ही मदद करती रहे। नीरजा जी, आपने सबके सहयोग से बहुत लोगों की सहायता करी। कोविड के दौरान भी आपने बहुत काम किया। आप अपने सोशल इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ बताइए। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट का सेटअप कैसे हुआ वो बताइए। मैंने एक अपनी ट्रस्ट ओपन की, नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट, तो जिसमें कि आप ये देखिए कि मैं 2020 में मैंने ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड की थी, और 6 महीने पहले से ही मैं हर फ्राइडे, मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं कुछ गरीब लोगों के लिए काम करूं, जैसे होती है, तो मैं गरीब लोगों के लिए कुछ काम करूं, तो मैं सोचती थी मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे किसी ने एक आइडिया दिया था कि आप कुछ लेडीजों को इकट्ठा करके 5-10 रोटी उनके घर से कलेक्ट कर सकते हो, सब्जी खुद से बना सकते हो। तो काम तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप करना चाहो तो इस तरह से हेल्प कर सकते हो। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया, मैंने घर में सब्जी बनाई, और 60 रोटी मेरी छोटी बहन और मैंने बनाई, और एक साथ में हमारे पड़ोस में भाभी थी, उनको लिया कि मैंने कहा आप हमारे साथ जोड़ेंगे? तो बोले हाँ बेटा हम जोड़ेंगे, और 10 रोटी, ऐसे करके 60-70 रोटी हमारी फर्स्ट डे की थी, फ्राइडे। तो मैंने बनाई, सब्जी बनाई, और मैंने देने के लिए जहाँ मतलब कुछ गरीब लोग रहते थे वहाँ देने के लिए गई। तो अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर सेकंड बार में मेरे पास 90 रोटी हो गई, कोई और जुड़ा हमारे से, फिर 120, 150, और ऐसे करके मेरे पास आपके 400 500 रोटीज हर फ्राइडे कलेक्ट होने लगी। तो मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कैसे मतलब लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। और उसी बीच में मतलब मेरे को गेम के अकॉर्डिंग तिलु रतौली पुरस्कार से गवर्नमेंट का, उत्तराखंड लेवल का, उससे सम्मानित किया गया। तो उसमें काफ़ी मेरे नाम आगे गया, गवर्नमेंट में भी गया। तो मैं गवर्नर मैम से, मेरी कोई मीटिंग थी किसी दिव्यांग बच्चों को लेके कि बैडमिंटन एक कॉर्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं देहरादून उनसे मिलने गई थी। तो मैम ने मेरे को खुद बताया कि मैं आपको जानती हूँ, कि आपका काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि गवर्नर मैम मुझे जानती हैं। तो मैं सोच रही थी कि बोले मैंने सुना है आपका नाम, आप बहुत सेवा करते हो, तो आपने अपनी कोई ट्रस्ट बनाई है? मैंने कहा नहीं मैम, मैंने कोई ट्रस्ट रजिस्टर नहीं की है। तो बोले आप रजिस्टर कर दीजिए। मैंने कहा नहीं मैम, मैं ऐसे काम करती हूँ, सेवा मुझे अच्छा लगता है, मैं बेकार में उसमें पढ़ूंगी, फिर लोग कहेंगे कि ट्रस्ट का मेन मोटिव यही होता है कि इनकम सोर्स करना। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्रस्ट ओपन करिए, रजिस्टर कराइए, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसमें सहयोग देगी और आप ज्यादा लोगों की सेवा कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। तो जब से मेरी ट्रस्ट का हुआ है, लोगों ने मेरे बारे में जाना। मेरा मोटिव है दिव्यांगों के लिए काम करना, क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, तो मैं हैंडीकैप की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। तो मैं हैंडीकैप के लिए जो मेरे से वर्क होता है ऋषिकेश में, जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें चेयर दिलाना और उनके लिए हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना। ऐसे ही यहाँ पे पहाड़ पे बहुत सारे लोग हैं कि जब मेरे को पता चलता है कि कुछ यंग बच्चे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था, कोई पेड़ से गिर गया, कोई स्कूटी से, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, और वो आजीवन अब बेड पे रहेंगे, लाइफ टाइम।
तो उन लोगों की घर की स्थिति इतनी मतलब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में है कि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, चेयर परचेज नहीं कर पाते हैं, तो मैं वहाँ तक चेयर पहुँचाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी इस काम के साथ चल रही है। मुझे चेयर खरीद के लाना होता है, फिर पहुँचाना है। फिर मेरे साथ एक लड़का है सुभाष नेगी, जो इसमें वो उन बच्चों को लड़कों को ट्रेनिंग कराता है कि वो डेली का वर्क जो अपना होता है, जो सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होना है, कुछ होना है, तो वो कर सकें। तो वो लड़का वो सारी ट्रेनिंग कराता है और हम उसको ट्रस्ट के माध्यम से इस चीज़ के लिए भेजते हैं। फिर वो हमें चीज़ें बताता है कि हमारे को व्हीलचेयर की ज़रूरत है या इनको क्या चीज़ है, हम इन्हें क्या कर सकते हैं। तो वो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से करवाते हैं। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम राशन तो डिस्ट्रीब्यूट किया, साथ में चेयर दिलाना, बैसाखी दिलाना, ये चीज़ें भी मैंने मैनेज की। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह, बहुत बड़े उसमें नहीं लेवल पे, लेकिन जो मेरा कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने हेल्प करी। और नीरजा जी, मैं एक चीज कहूंगी कि आई थिंक आप हमारे देश के बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप जो थैंक कर यू रहे मैम। हैं वो करना आसान नहीं है। आप जिस तरीके से, आप एक सोशल वर्कर हैं, एक पैरा एथलीट हैं और एक बिजनेस भी चलाती हैं, और इन सब चीजों को एक साथ लेके चलते रहना, आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल का काम है। तो आप वो जो भी कर रही हैं इस देश के लिए, हमारे लिए, hats off to you ma'am, and thank you so much for doing that. थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी अब आपसे बात करके अच्छा लगा आज है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आप हमारी जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहें? हाँ जी, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। मैं उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं आज अपनी जितनी भी बहन बेटियाँ, उनके लिए एक ही मैसेज करना चाहती हूँ कि अगर वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करना चाहती हैं, तो उसे दिल लगा के करें और पूरे जोश-शोर से करें, तो वो ज़रूर सफल होंगी। और जो लोग बेटियों को कम समझते हैं कि बेटियां ये नहीं कर सकती हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है उन्हें शारीरिक या, तो वो लोग सोचते हैं नहीं अब तो बिल्कुल इसकी लाइफ खराब हो चुकी है। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि कोई लड़की को प्रॉब्लम हो गई तो कहते हैं कि अब तो ये कुछ करने लायक नहीं है। तो उन्हें अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं दोनों पैर मेरे काम नहीं करते तब मैं ये कर रही हूँ। और मेरे साथ तो अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट किसी का पीछे नहीं रहा, एक मेरी सिस्टर और ब्रदर को छोड़ के। लेकिन अगर आपके पीछे अगर मदर फादर का सपोर्ट अगर उन बच्चों को मिलता है तो वो बच्चे भी बहुत कुछ करेंगे। तो आप अपने बच्चों को पहचानिए और बेटी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जो नॉर्मल बेटियां भी हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए आप फुल प्रयास करिए अपना। और बस मैं आप लोगों से एक ही बात बार-बार यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा नीरजा जी। थैंक यू मैम, थैंक आप यू वेरी मच। आपने अपना टाइम निकाला, अपनी हमें अपनी जर्नी का हिस्सा बनाया, हमसे अपनी कहानी शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे को लिया और मुझे अपनी कहानी सबसे शेयर करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम। थैंक यू वेरी, मैम, वेरी थैंक यू थैंक सो मच। बाय बाय।